जी, अपने गति के अनुसार, वाहन की गति के अनुसार समय का बढ़ना या समय बराबर रहना, केवल वही फर्क हो सकता है। और नक्शा में कोई फर्क नहीं। नक्शा में जो आपको दिखा दिया वही दिखा दिया। ठीक उसी तरह आप जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में आप बैठते हैं तो आपके सामने बिल्कुल सीट में, आप किसी ने मतलब फ्लाइट में यात्रा किया हो तो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। और जिस एयरपोर्ट से आप निकलेंगे और जिस एयरपोर्ट में आप जाएंगे, वहां का पूरा नक्शा मतलब एकदम बना हुआ है कि आप, जैसे गूगल मैप होता है ना ये बाय रोड, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष हम्म, में भी वो नक्शा बना हुआ है कि आप यहाँ से हम्म, निकलेंगे और इस तरह से जाएंगे, इस रास्ते से वहां पे पहुंच जाएंगे। और समय भी वहां पर लिखा रहता है कि इतना समय वहां पर ये लगेगा। और इसको मैंने जितने भी बार मैं गया, मतलब वो हर फ्लाइट में, हर इंडिगो में नहीं होता है। आप यदि विस्तारा फ्लाइट में जाएंगे तो विस्तारा फ्लाइट में आपको ये स्क्रीन देखने को मिलता है। और मैंने अनेकों बार जो है विस्तारा फ्लाइट में मैंने यात्रा की है। इंडिगो में या जो एयरलाइंस और एलायंस रिलायंस एलायंस एयर, ऐसे जो अन्य अन्य जो मतलब फ्लाइट है उसमें कोई नक्शा नहीं होता। तो यदि पृथ्वी घूम रही होती तो पहले से वो नक्शा कैसे बना दिया अंतरिक्ष की यात्रा में? वो तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट का भी फर्क होना चाहिए। और नक्शा में कोई परिवर्तन नहीं, पहली बात है। यदि पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए कि, और वो लगता है कितना 2.5 घंटे का रास्ता है, तो 2.5 घंटे में पृथ्वी ने थोड़ा सा भी तो बदला ना। क्योंकि 2.5 घंटे में तो सुबह से दोपहर हो जाता है। मान लीजिए आपने 9 बजे देखा और आपने 2.5 घंटे में देखा तो ये तो सूर्य ऊपर आ जाता है, हमारे माथे के ऊपर आ जाता है। तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ 1 मिनट का भी उसमें परिवर्तन होना होता। और जो नक्शा उसमें जो मार्क बन गया, चिन्ह बन गया, उसमें कोई परिवर्तन आता। तो ये मैंने अनुभव किया 2021 2020 से। तो लगातार ये देखिए, मैंने कोई ऐसा परिवर्तन उसमें मुझे कुछ मिला नहीं। ये पहली बात एक है। दूसरी बात, एक मिनट, 1 मिनट में टोकूंगा आपको। जी ये आप जो विस्तारा और जो सब फ्लाइट बता रहे हैं, ये सिर्फ नेशनल, जिसे हम डोमेस्टिक लाइन बोलते हैं, वो है। और मैंने अंतरराष्ट्रीय विमान में भी यात्रा की है। अमेरिका गया हूँ मैं, और मैं यूरोप भी गया हूँ। और एक बात बता दूं, जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में नहीं पहुंचते जब हम हवाई जहाज में, वो अंतरिक्ष नहीं है। इस बात को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल का क्षेत्र है, और वायुमंडल के क्षेत्र के अंदर ही वायुयान काम कर सकता है। और जब आप वायुयान की यात्रा करते हैं तो वायु के अंदर ही होते हैं। और पृथ्वी की इस तरीके से एक अ, जो जो चारों तरफ वायुमंडल है, उसका भी एक क्या कहते हैं, डिस्टेंस है। तो उस वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष है। और उस अंतरिक्ष में जब जाया जाता है तो उसके अंदर जाने के लिए भी एक विशेष बल और विशेष वेग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पलायन वेग बोलते हैं। और उसके अंदर आने के लिए भी एक विशेष बल और विशेष वेग की आवश्यकता पड़ती है। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर, उस पलायन वेग से ही बाहर निकला जा सकता है, और उस पलायन वेग से ही अंदर आया जा सकता है। तो पृथ्वी की जो कक्षा है, उसी के अंदर सारे, अब इस, मैं आपको एक ऑर्बिट बता रहा हूँ, जिसमें तो आपने वायुयान को देखा, पहले आपने भारत के अंदर के देखे, फिर जब अंतरराष्ट्रीय, जिसे हम कहते हैं कि जो 5 हमारे कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, फिर वो 5 कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ समुद्र आता है, वो फिर उस उसके ऊपर जो है यात्रा होती है। उसके बाद वो जो ऊंचाई है, वो अलग ऊंचाई है। उससे भी बाहर एक ऊंचाई है, जिसे मैंने कहा कि जो, जहाँ पर हवा नहीं है, जिसको निर्वात बोला जाता है, जहाँ हवा नहीं। जब निर्वात आता है और वो पृथ्वी की, और वहीं तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य करती है, जहाँ तक उसकी क्या कहते हैं, हवा और ये सब चीजें हैं। तो जी का मान बाकायदा निकाला जाता है। कोई फल या कोई भी भाग कहाँ गिरता है, इस तरीके से को डिफाइन किया जाता है। वो अपने सेंटर की तरफ ही गिरता है। उसके बाद जब अंतरिक्ष में पहुंचा जाता है तो वहां अंतरिक्ष यान पहुंचते हैं, जैसे चंद्रमा पे यान गया, शुक्र पर गया गया हुआ है, मंगल यान गए हुए हैं।
वो वहां से जो फोटो दिखाई देती है, वहां से पृथ्वी की गति भी दिखाई देती है, वहां से पृथ्वी का रूप भी दिखाई देता है। और जब एक राकेश शर्मा हमारे एचएएल लखनऊ के ही थे, वो वहां गए थे, तो इंदिरा गांधी ने उनसे प्रश्न पूछा था कि ऊपर से अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखती है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और बिल्कुल वो पिंड है और वो इस तरीके से दिखाई पड़ रही। तो ये बातें जो आप बता रहे हैं ये बहुत पुरानी हो गई हैं और अब आप इनसे आगे बढ़िए, मेरा आपको सजेशन है। आपको जरूर, आपको जो है इस बात का अध्ययन करने से बहुत ज्ञान की और विज्ञान की बातें पता लगेंगी। प्रैक्टिकल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो थ्योरी है। प्रैक्टिकल में चंद्रमा में जो है यान गया है, यहाँ से दूसरा और तीसरा। सूर्य पर जा रहे हैं, मंगल पर हमारा क्या कहते हैं, भारत का जो है यान गया हुआ है। अब आप किस युग में हैं और कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरे को तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही। मैं क्षमा चाहूँ। आप इस बात पे लगे हुए हैं कि वो स्थिर है और वो जो है चारों तरफ सूर्य चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। अब विज्ञान इसकी बारीक से बारीक प्रमाणिक जानकारियां आपको जितनी चाहिए उतनी दे दूंगा। अगर आप एक शास्त्र को कि भाई हमारे शास्त्रों में उस बात को नहीं बोला गया, उसको लेके चल रहे हैं, तो बहुत पीछे हैं आप। बहुत अभी आपको पढ़ा अध्ययन की जरूरत। क्षमा चाहूंगा मैं। हम बताइए, आप क्या कहते अच्छा, यशुकांत जी और भी कोई हाथ उठाया है, उनसे कुछ वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरुण जी आप बोलिए पहले। अरुण जी जो है, पता है चले गए। मैं इसमें ये बताना चाहता था सर, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूम रहा है ना। तो उसका अगर प्रमाण आप समझना चाहते हैं तो उसका प्रमाण ये है कि जो प्रति पल जो आप देखते हैं, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दोपहर हो रहा है, ये उसकी घूमने घूमने का प्रमाण है। वो घूम रहा है, मतलब सूर्य चंद्रमा, जो चंद्रमा उसके चक्कर काट रहा है पृथ्वी के, और सूर्य के चक्कर पृथ्वी काट रहा है। तो वो जो धूप और वो जो रात और जो दिन दिखता है आपको, थोड़ा थोड़ा उजाला, थोड़ा थोड़ा हैं। प्रकाश आपको दिखता है, अंधेरा दिखता है, वो उसी का प्रमाण है। मौसम मौसम भी उसी से बदलते हैं। मौसम भी उसी से बदलता है, वो उसी का प्रमाण है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो प्रमाण दे रहा हूँ। अब मान के चलो, मैं आपको एक होटल में आप बंद है, बाहर में, अंदर में, ठीक है, 3 कमरे अंदर में आप बंद है, और बाहर में, बाहर के दरवाजे में कोई आ करके चाकू चलाता है, तो आपको पता चलेगा क्या दीवार में चाकू चला रहा है, कुल्हाड़ी चला रहा है? नहीं पता चलेगा आपको। बस ऐसा ही है, हम बहुत अंदर में हैं और अंतरिक्ष में नहीं है। हम अपने पृथ्वी के अंदर में है, एक कमरे में है, और बहुत अंदर कमरे में है। तो हमको बाहर जो घूम रहा है वो दिखेगा नहीं, वो बाहर जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है हरकत बाहर में। तो उसी के लिए ये अंतरिक्ष यान जाते हैं, मंगलयान है, चंद्रयान है, और उसी का वो अनुसंधान करते हैं जा करके कि क्या घटना घटती है ऊपर में। ये एक्चुअल में खगोलीय घटना का अंदाजा लगाने के लिए होता है परीक्षण। तो ये बस मेरे जो को आपने कहना था, और कहा कुछ नहीं। जो आपने कहा है ना कि ये वायु के अंदर ही, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जहाँ विमान बनते हैं, मैं वहाँ का इंजीनियर हूँ और वहाँ से मैंने 40 साल की नौकरी की है। मैं इसको बात को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ किस तरह से जो है वायुयान चलता है। और वायु को पानी की तरह से काटता है, तब जाके वो सापेक्ष गति उसकी आती है। और जब वायुमंडल में यान होता है तभी वो चल सकता है। और जो अंतरिक्ष यान होता है वो वायु के बाहर भी चलता है। फिर उसको समझाने के लिए मैं आपको वो उस सिद्धांत को भी बता दूंगा, वहां पर गति कैसे करता है। वायु के बिना भी गति करता है और वहां पर फ्यूल की जरूरत नहीं होती। वहां पर न्यूटन की गति के जो 3 नियम है वो काम करते हैं विज्ञान। वहां बताइए ये अच्छा, मेरा आपने बताया। सबसे पहले मेरा एक शंका है, एक प्रश्न है, पूछूं? हाँ पूछिए। जी, आपने कहा कि कुछ यान, कुछ विमान जो है वायु के भीतर काम करती है,
और कुछ विमान जो है वायु के बाहर काम करती है, चलती है, गति करती है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो क्या कहते हैं यान होते हैं, वो दोनों में काम करते हैं, वायु के बिना भी काम करते हैं और वायु में भी काम करते हैं, और उनके कई भाग होते हैं। जैसे अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में ज्यादा है तो उसके 7 भाग होते हैं। जब ठीक। जमीन पे रहता है तो उसका एक भाग यहीं छूट जाता है, फिर वो जो आगे जाता है वो 4-5 और भाग को लेके जाता है, फिर वो बाहर वहां चक्कर काटते रहते हैं ऑर्बिट में अपनी, फिर वो वहां से अपना गति बदलता है, फिर उसको अगर जहाँ जिस ग्रह या चंद्रमा या जहाँ जाना होता है वहां जाता है। उसके बाद फिर वहां पर उसमें भी इंजन रहता है, फिर वो उसकी क्या कहते हैं उसके वायुमंडल में अगर कहीं जाना होता है, फिर वो उसके अंदर एक और यान होता है, वो कहना 6-7 भाग होते हैं, फिर वो उसके अंदर काम करता है। अगर उससे फिर निकलना होता है तो फिर उसके अंदर एक और यान होता है, तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक यान होते हैं उसके अंदर। यहाँ से चलता है बहुत बड़ा, और जब वापस आता है छोटा सा वापस आता है, क्योंकि उसको फिर बाद में पृथ्वी के ऊपर वापस। ये मैंने आपको जवाब, तो दोनों तरह के जी। उसके अंदर होते हैं। जी। तो आप आयुर्वेद को कितना मानते हैं? हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और अभी अच्छा, पढ़ रहे हैं। ठीक है। चरक संहिता के जब हम चरक संहिता में 8 खंड है। पहला जो स्थान है सूत्र स्थान है। सूत्र स्थान में ऐसा बताया गया है कि महर्षि भारद्वाज जी इस पृथ्वी लोक से ऊपर गए, अंतरिक्ष से होकर के। ये भूलोक है यानी कि पृथ्वी मंडल है। इसके बाद में अंतरिक्ष यानी कि भूगोल लोक को उन्होंने पार किया। फिर उसके बाद में वो स्वर्ग लोक में पहुंचे, ऐसा उसमें बताया गया है। स्वर्ग लोक के जाकर के देवराज इंद्र जी से मिले, चरक संहिता में लिखा हुआ है ये बात। और ये बात सुश्रुत संहिता में भी प्रमाण के रूप में लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, आयुर्वेद के ग्रंथ में। ठीक है। तो वहां पर जाकर के फिर वहां पे कुछ दिन रहे, कुछ वर्ष रहे, बिताए, दिव्य 12 वर्ष उन्होंने वहां पर बिताए। ऐसा चक्रदत्त जी में लिखा है, आचार्य चक्रपाणी जी ने। और फिर जो है वहां से जेकर लेकर के आए। और आते हुए चक्रदत्त जी ऐसे बताते हैं कि समूचे सृष्टि का वो सब देख करके आयुर्वेद के सूत्रों को समझते हुए बड़े आनंद विभोर होते हुए पृथ्वी लोक में भूमंडल में फिर वापस लौटे, ऐसा उसमें बताया गया है। फिर आयुर्वेद के फिर उन्होंने 2 शिष्य बनाए, 2 शिष्य फिर उन्होंने 6 शिष्य बनाए। फिर पूरे समूचे भारत में उन्होंने 3 देशों में उनकी प्रतिष्ठा की, आयुर्वेद का प्रचार किया। फिर धीरे 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 सब और उन्होंने चिकित्सा को प्रारंभ किया, ऐसा उसमें बताया गया है। तो अभी आपने जो कहा कि पृथ्वी घूम रही है अपनी कक्षा के आधार पर, अपनी कक्षा में, अपनी अक्ष में जो भी है, और वायु के भीतर वायु के बाहर, ये भी आपने जो शब्द रखे हैं। तो मैं चरक संहिता के आधार पर, जो आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ है भूमंडल में, सृष्टि का तो नहीं, इस भूमंडल में पृथ्वी में ये प्रथम ग्रंथ है, चिकित्सा ग्रंथ। उससे पहले कोई चिकित्सा ग्रंथ नहीं था, जो कि, क्योंकि उससे पहले कोई प्रमाणित ग्रंथ भी नहीं है। वो पूरा मुक्त कंठ में कहते हैं कि चरक संहिता मतलब महर्षि भरद्वाज जी आयुर्वेद के चिकित्सा सूत्रों को लेकर के आए। तो वहां पर सूत्र स्थान में ये कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि कैसे पृथ्वी स्थिर है और आकाश और पृथ्वी ये दोनों स्थिर है। बाकी ये तीनों में अग्नि, जल और वायु ये तीनों प्रवाहित होते हैं, मतलब ये तीनों ही चलायमान है। बाकी पृथ्वी और आकाश दोनों स्थिर है, उसमें वर्णन मिलता है। हालांकि पृथ्वी घूमती नहीं है ये नहीं लिखा, परंतु ये कहा है कि आकाश और पृथ्वी दोनों स्थिर है, तो ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का सभी जो है सूत्रों के आधार पर लिखा गया है, उसको पूरा व्याख्या करके नहीं लिखा गया। ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम देखते हैं विमान स्थान में, तो विमान स्थान में ऐसा कहा गया कि महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि संसार में पूरे समूचे सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो कि पंच महाभूतों से विलग हो। पंच महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आपने जो कहा कि वायु के भीतर वायु के बाहर, तो ये तो सारे सृष्टि से मतलब पंच महाभूतों से ही सारी सृष्टि बनी हुई है, क्योंकि सबसे पहले आकाश बना, आकाश में तन्मात्रा में आकाश बना, ये सरल संहिता में लिखा है। और इसी यही बात जो है वेद में भी लिखा है, उपनिषद में भी लिखा है। तो वेद जो है अपौरुष है, उसको किसी ने, मनुष्य ने नहीं लिखा। और चरक संहिता जो है मतलब जो है उन्होंने पूरा जो अनुभव किया, प्रत्यक्ष प्रमाणित, उसको उन्होंने लिखा, जैसे गए थे, जैसे सीख करके आए, जो देखा उन्होंने वही लिखा, चरक संहिता ग्रंथ।
सुश्रुत संहिता में भी यही बात मिलता है, जो कि आयुर्वेद का चिकित्सा ग्रंथ है। तो जो आप कह रहे हैं फिर आयुर्वेद तो यहाँ पर झूठ हो जाएगा, झूठा प्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि हाँ, वायु बाहर क्या है भीतर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वायु एक जहां मिनट। पर नहीं है वो स्थान मतलब रहेगा ही नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर पंच महाभूत नहीं है। वहां पर आकाश भी रहता है, वायु भी रहता है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। यदि इसमें से कोई एक महाभूत यदि उसमें से अलग हो गया, मतलब वहां पे नहीं है, तो वो फिर वो नहीं रह जाएगा, उसका एक्सपायर हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। देखिए, जहाँ हवा, ये आकाश जो है ये अंदर सारा ब्रह्मांड है। ये सूर्य, तारे, चंद्रमा सब आकाश के अंदर आते हैं। और ये इसी के अंदर नहीं आते, ये एक मंडल है, ये सूर्य का मंडल है। और सूर्य मंडल खुद एक आकाश गंगा के अंदर आता है। और आकाश गंगा में एक नहीं अनेकों सूर्य हैं। इस बात को विज्ञान प्रमाणित कर चुका है। खगोल शास्त्र और भूगोल शास्त्र जो है इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं। और वो वहां यात्रा कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह पे वो पहुंच रहे हैं। निर्वात, जहां हवा नहीं है उसको निर्वात बोला जाता है। साइंस ने उसकी भी क्या कहते हैं परिभाषा दी है। और वहां कैसे गति करता है कोई चीज ये भी बताया। तो साइंस जब उस बात के बारे में आपको करके बता रहा है, जाके बता रहा है, प्रमाण दे के बता रहा है, जो दिख रहा है वो ही उसको मानता है। तो अगर यदि हम कह रहे हैं कि पृथ्वी इस तरीके से है, वही वाली बात हो गई कि जैसा मैं अभी कह रहा था कि गैलीलियो ने कहा तो गैलीलियो को मार दिया गया। अभी भाई ने हमारे बताया कि सुकरात ने कहा तो सुकरात को मार दिया गया। तो ये तो कोई ज्ञान का कोई तारतम्य नहीं है। आर्यभट्ट ने कहा तो हमारे आर्यभट्ट की बात को लोग नहीं माने। और आर्यभट्ट हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। और ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि आर्यभट्ट के समय में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने विमान का भी बनाने का प्रयास किया। वो वो हिस्ट्री अभी मिल नहीं रही। हमारे मैं बहुत सारे बाबूजी, ग्रंथ, ये बाबूजी जो मैं चार एक यूनिवर्सिटियां थी, एक सेकंड, चार जी यूनिवर्सिटियां थी, उनके अंदर हमारे सारे ग्रंथों को जला दिया गया। जो वो कौन था, जो जो गजनवी था या जो भी तो वो मुगल शासक था। 6 महीने तक वो हमारी जो है ग्रंथ जलते रहे। तो उसका अब प्रमाण इसलिए नहीं है, वरना तो वो प्रमाण भी हमारे पास था। लेकिन वो चीजें भी आपको मिलेंगी। और आज साइंस जिस बात को बता रहा है, प्रमाणित कर रहा है, वहाँ यान पहुंच रहे हैं, अंतरिक्ष यान पहुंच रहे हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। यदि हमारे ग्रंथों में इस बात का क्या कहते हैं जिक्र नहीं है, तो वो उसकी सीमा के बाहर उन्होंने उस विज्ञान को नहीं लिया। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान या आयुर्वेद को लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है और कोई सच बोल रहा है। यहाँ कोई इस बात का मतलब नहीं है कि आयुर्वेद झूठ बोल रहा है या आयुर्वेद सच बोल रहा है। आयुर्वेद ने जिस बारे में कहा है उस बारे की प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो ज्योतिष और अंतरिक्ष और इन विज्ञान के बारे में ना कोई प्रमाण देता है ना कोई ज्ञान देता है। तो ये जो भारद्वाज ऋषि का आपने नाम लिया, हमारे यहाँ सप्त ऋषि थे। सप्त ऋषि में भारद्वाज ऋषि भी आते हैं। वो ऋषि परंपरा थी। देखिए, पहले ज्ञान नहीं थे, विज्ञान नहीं था। और बिल्कुल हम लोग आज के विज्ञान की तरह से या आज के यंत्रों और उसकी तरह से सुविधा संपन्न नहीं थे। लेकिन उस समय मन और जो क्या कहते हैं उसके बाहर जाने की गति जो है हमारे ऋषि मुनियों के पास थी, जिसके ज्ञान से वो लोग पूरे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड तक पहुंचाते थे। और अगर ये देखा जाए कि स्वर्ग कहाँ है, तो वो क्या कहते हैं देवता कहाँ रहते थे और इंद्र का कहाँ वास था, वो तो देखिए उसके कोई प्रमाण नहीं। ये बातें कुछ वैसी ही हैं जैसे टीवी में दिखा दिया जाता है कि इधर से तीर चला तो वो उसको ऐसे गार्निश कर दिया जाता है। लेकिन जहां पर विज्ञान में की जो बात आती है तो बाकायदा वो तीर भी आज की संज्ञा में और विज्ञान की तरह दृष्टि से देखें तो मिसाइल है। छोटा मिसाइल, बड़ा मिसाइल,
इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, सब सुन रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। और उस टाइम के जो बम होते थे, जिस टाइम जो महाभारत में छोड़ा गया, वो जो उसको अग्नि कौन सा बोला था जो उसके ऊपर छोड़ा गया था, भीम के लड़के अग्नि के ऊपर, अग्नियास्त्र नहीं था, अग्नियास्त्र तो सब है। अस्त्र है, अग्नियास्त्र, शब्दवेदी बाण है आज की मिसाइल की तरह। हाँ, वो नहीं, वो एक और था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो बिल्कुल अणु बम था उस टाइम। जब अणु बम छोड़ा गया था तो ये था कि वो अब भस्म होगा ही होगा, उसको मार दिया गया। उस महाभारत में विज्ञान जो है आज के विज्ञान से भी ज्यादा आगे था। रामायण के समय में भी विज्ञान आज के विज्ञान से ज्यादा उन्नत था। इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं। और क्या विज्ञान इन चीजों को समझता भी है और बताता भी। तो यदि किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है या उस बात का प्रमाण वहां नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान वहीं खत्म हो गया या विज्ञान जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हम किसी को झूठ और सच की बात के संज्ञा में न लाएं, हो सकता है हमारा ज्ञान वहीं तक सीमित हो। आप हो अच्छा, सकता है कि आप एक विज्ञान बात की छाप यहाँ को पे पा रहे कहना हो। चाहेंगे। जी जरूर कहिए। अभी आपने कहा कि महाभारत और रामायण काल के समय में विज्ञान से कई गुना अधिक उस समय जो है वो सब तकनीकी थी या हाँ, कौशल था, उन्नत। या सब चाहे वो अध्यात्म के दृष्टिकोण से हो या विज्ञान के साइंस के दृष्टिकोण से हो, जो भी हो, ठीक है। तो उसे महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है, तो आप इस बात को नकार रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर पृथ्वी घूमता है या सूर्य घूमता है या सूर्य की ओर सभी मतलब ग्रह घूमते हैं, ये बात को हमको समझने के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि आयुर्वेद में केवल आयुर्वेद चरक संहिता में आयुर्वेद के संबंधी ही बातें लिखी है, चलो आपकी बात को मान लिया। तो सूर्य आदि जो ग्रह है, नक्षत्र है, अंतरिक्ष की बातें हैं, तो ये सब बातें जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? खगोल शास्त्र में। तो खगोल शास्त्र का यदि हम बात करें मुख्य रूप से, तो उसका आर्यभट्ट तो अभी मतलब हुए कुछ साल पहले, तो उन्होंने हो सकता है कि किसी के दबाव में लिख दिया, कैसे लिख दिया वो तो मुझे नहीं पता। क्योंकि आर्यभट्ट के ग्रंथ को छोड़ करके, आर्यभट्टीय ग्रंथ को छोड़ करके किसी भी खगोल ग्रंथ में ये प्रमाण नहीं मिलता उपलब्ध स्पष्ट रूप से कि सूर्य की ओर जो है पृथ्वी अपनी ओर चारों ओर घूमती है, फिर सूर्य की ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। उसमें यदि आप देखेंगे ऋग वेदांग ज्योतिष, यजुर्वेदांग ज्योतिष या सूर्य सिद्धांत करके ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांत तो आजकल भी मिलता भी है चौखंबा की उधर से आप देखेंगे, या तो खेमराज मुंबई में खेमराज का प्रकाशन भी आता है, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, ऐसे मतलब करके ग्रंथ है। या तो फिर बृहद जातक, ये सब मतलब ग्रंथ भी आजकल उपलब्ध है, जो कि खगोल शास्त्र का मुख्य मुख्य ग्रंथ ऐसा माना जाता है। सभी ग्रंथों में यही कहा है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है, और सूर्य भी एक सूर्य नहीं है। यहाँ पर फिर द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी खगोल ग्रंथ में ये कहा गया है कि सूर्य एक नहीं 12 सूर्य है, और 12 सूर्य के अलग अलग नाम है। इसलिए हम जब आदित्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करते भी है सुबह में, अर्घ्य चढ़ाते तो एक ही बार चढ़ाते हैं, परंतु जब नमस्कार करते हैं तो 12 बार नमस्कार करते हैं। हालांकि उसका अलग अलग मुद्रा के आधार पर उसका नमस्कार होता है। क्यों अलग अलग नमस्कार होता है? क्योंकि 12 सूर्य जो होते हैं उनकी स्थिति जिन जिन कोणों में होती है, उन उन कोणों में हमारी मुद्रा बनाई गई है नमस्कार करने की। क्योंकि सूर्य 12 की संख्या में है, इसलिए 12 बार हम नमस्कार करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि आदित्य से नमस्कारम जो है द्वादश मुद्राम करियतम, ये शास्त्रों में भी वर्णन है। और जब हम आयुर्वेद के चरक संहिता में भी देखेंगे चिकित्सा स्थान में, वहां पर भी बोला गया है कि क्योंकि सूर्य द्वादश है, इसलिए 12 बार जो है नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन शिव जी का दर्शन करना चाहिए, प्रतिदिन रत्न धारण करना चाहिए, प्रतिदिन जो है तुलसी के पत्र सेवन करना चाहिए, प्रतिदिन बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। ये सब जो है आयुर्वेद ग्रंथों में अनेक अनेक जगह पे ये वर्णन मिलता है, उपलब्धियां ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। चरक संहिता में ही सूर्य नमस्कार, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव दर्शन, और अपने जो पिताजी जो मर गए हैं, स्वर्गीय बन गए हैं,